मैं उसके साथ ही लेटा रहा, उसके शरीर के साथ पूरी रात, पूरा दिन। मैंने जब वो पढ़ के सुनाया, उधर से बिल्कुल खामोशी छा गई। 1-2 मिनट तो कोई आवाज ही नहीं। और ये पहली दफा मैं किसी को बता रहा हूं, और वो मंजर मुझे अभी तक याद है, वो शब्द मुझे अभी तक याद है। उन्होंने कहा, आई एम रियली सॉरी शेखर, बट देयर इज नो टाइम लेफ्ट। हर रोज ये जान करके ये एक दिन है हमारे, हम सबको छोड़ के चला जाएगा। मैं रात भर बैठा उसके सिर्फ चेहरे की तरफ देखा करता था कि एक दिन ये हम सबको छोड़ के आयुष चला जाएगा। कोई ऐसा मंदिर, कोई मस्जिद, गुरुद्वारा, कोई संत फकीर, जिसने जो कहा, जहां जाना था सब जगह गया, अमेरिका, कि मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया। सर, आमतौर पे इंटरव्यूज की शुरुआत बड़े भारी इंट्रोडक्शन के साथ और भारी आवाज के साथ होती है। लेकिन मैं माफ़ी चाहूँगा, एक चीज़ से शुरू करना चाहूँगा। हाल ही में मैंने आपका एक इंटरव्यू सुना, आपने बोला मैं ज़िंदगी में 2 बार रोया। एक, जब आपके बड़े बेटे जो हैं वो इस दुनिया में नहीं रहे, और दूसरा मैं चाहूँगा आप खुद बताइए, क्योंकि वो मुझे लगता है आपके लिए एक ऐसा मोमेंट है जिसका इंतज़ार शायद आप 15 साल से कर रहे थे। 15 साल के बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे महाराजा दशरथ ने इंतज़ार किया था वनवास से लौटने के बाद भगवान श्री राम का। तो मैं कह रहा हूँ कि हर पिता को इंतज़ार रहता है एक ऐसे वक्त का, जब वो ऐसे क्षण से गुजरे कि जब उसे लगे कि मेरे बेटे ने मेरा नाम रोशन किया है। तो वो लम्हा था। मैंने ये बात सर इसलिए भी पूछी क्योंकि आप कहीं ना कहीं स्टार न्यूज़, एबीपी, हमारे साथ जुड़े रहे हैं। आप पोल खोल करते हैं। आपने मेरा नाम जोकर, मैं भी आया था एक बार रिकॉर्ड करवाने, तो मैं तभी आपसे पहली बार शायद मेरी मुलाकात हुई थी। तो कहीं ना हम लोग उस पेन को सुनते थे कि आप, अलका मैम, कहीं ना कहीं परेशान है बहुत। तो हम रिलेट करते हैं उससे कि शायद उस वक्त मीडिया में उतनी बात नहीं भी होती होगी, वो तो अब शायद इंटरव्यूज के जरिए बात हो भी रही है। तो जब ये प्रोजेक्ट मिला, जब आप शायद मनाली में थे, शिमला में थे, पहाड़ों में थे, तो उस वक्त क्या आपका रिएक्शन रहा? कि मतलब बिलीव हुआ कि मिल जाएगा? क्योंकि अध्ययन का जैसा कहना है कि उन्होंने बिलीव तो बिल्कुल नहीं था ना। जिन लम्हों से वो गुजर रहा था और जिन परेशानियों, दिक्कतों से वो गुजर रहा था, जो दुश्वारियां उसके सामने थी, उसमें हर बनता काम बिगड़ रहा था। ऐसे में ये सोच लेना कि ये मिल जाएगा या ऐसा हो जाएगा, वो शायद निहायत गलत होता। लेकिन ये है कि एक बड़ी खूबसूरत अपॉर्चुनिटी सामने आई, एक मौका आया था और उसको खोना नहीं था। इसलिए हम लोग रास्ते में रुक के उसने ऑडिशन दिया इस उम्मीद से कि हो जाएगा। और मुझे बाद में पता चला कि उसने पहले भी ऑडिशन दे रखा है जिसमें उसको रिजेक्ट कर दिया गया। हाँ, दैट्स व्हाट ही टोल्ड मी लेटर, मुझे नहीं मालूम था। तो जब आपको इस किस्म की रिजेक्शन मिल जाती है ना, तो निराशा इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो आपके काम में झलकने लगता है। फिर आप थोड़ा ना कहीं ना अपना सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देते हैं और आपको लगता है कि शायद पिछली बार नहीं हुआ था, इस बार भी नहीं होगा। पर वही प्रारब्ध की बात कर रहा हूँ, जब जो होना है तब वो होगा और उसी वक्त होगा, ना उससे पहले ना उसके बाद। तो शायद वो वक्त बदा था उस वक्त होने के लिए। और फिर उनका चुनाव हुआ और बड़ी खुशियाँ मनाई गई। और ये एक बहुत हसीन मौका था उसके लिए और बड़ा, कि वो बंसाली साहब के साथ काम करने जा रहा है। मुझे एक मौका मिला था देवदास में, तो मैं नहीं कर पाया था। आपने नहीं किया? मैं नहीं कर पाया था, नहीं किया नहीं, मैं नहीं कर पाया था, करना बहुत चाहता था। कौन छोड़ेगा ऐसी अपॉर्चुनिटी? क्या वजह क्या थी आपने? मसरूफियत बहुत ज़्यादा। आप मुंह शिरकत कर रहा था, 30 दिन, 20 दिन, 25 दिन उसी में जाते थे। और बंसाली साहब अक्सर आपसे 50-60 दिन लेते हैं, तो वो मुमकिन नहीं था।
और मुझे बहुत अफसोस हुआ बहुत दिनों तक, आज भी है, कि मैं काश वो रोल कर पाता तो मैं शायद उसको डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट करता हूँ। बहरहाल ये मेरी कहानी नहीं है, अध्ययन की कहानी है। तो जब उसका चुनाव हुआ, मैंने अभी तक अध्ययन से ये पूछा नहीं कि उस वक्त तुम्हें कैसा लगा। तो आदमी जब के सामने जब इस तरह की स्थिति आती है, क्या करता है वो? या तो खुशी से पागल हो जाता है, या खुशी में रोने लगता है, या सबको कहना चाहता है, या किसी से नहीं, या बिल्कुल एकांत में चला जाता है। क्या गुजरी होगी उस पर? मतलब 15 साल आप एक तपती ज़मीन पर जब बारिश की पहली बूंद पड़ती है तो आप समझ सकते हैं कि ज़मीन को किस तरह सा एहसास होता होगा। या कोई तारा टूट के ज़मीन के मोहब्बत पे जब नीचे गिरता है, उसे कैसा एहसास। तो वो उस इश्क का, उस मोहब्बत का एहसास हुआ, और अपनेपन का और एक्सेप्टेंस का एहसास जब होता है, ख़ास तौर पे एक्टर को, क्योंकि जो अभिनेता होता है वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है ऑडियंस एक्सेप्टेंस पे। और ये उस दिशा में का ये कह लें एक पहला कदम है। तो खुशी का पारावार नहीं था, जाहिर है परिवार में बहुत खुशियाँ थी, और वो खुशियाँ दुगनी हो गई जब मुझे भी रोल मिला। हाँ, आपका कैसे इसमें जुड़ना हुआ सर? अब ये तो आपको उनसे पूछना होगा, ये कि फिर उन्होंने, चूंकि उन्होंने शायद मुझ में कुछ नवाबियत देखी होगी और कहीं ना कहीं कोई झलक दिखाई दी होगी। नहीं, अध्ययन के बाद आपको कॉल आया? वही मैं जानना चाह रहा। तो मैं ये कह रहा था कि खामखा मैंने घर में कंपटीशन तैयार कर लिया ये प्रतिस्पर्धा ठीक बात नहीं है। चैरिटी बिगिंस एट होम, बट कंपटीशन नहीं, नेवर। और एक्टर कभी कंपटीशन नहीं चाहता, चाहे उसका अपना ही बेटा क्यों ना हो। जस्ट किडिंग। बहुत अच्छा लगा कि उसे पहले मिला। तो पत्नी हमारी हमेशा, इसका जिक्र मैं कर चुका हूं कि हमेशा उनका ये रहता है कि दोनों जो है उनके आंखें वो सितारे हैं। करण अर्जुन है हम लोग। तो उनको जब भी कुछ मिलता है, या मुझे कुछ मिला बढ़िया बड़ा, अध्ययन को क्यों नहीं मिला? उसमें क्या कमी है? वो भी तो इतना अच्छा है, तुम्हारे इतना अच्छा है, तुमसे बेहतर है। हाँ, मुझसे बेहतर है, बिल्कुल। क्यों नहीं मिला? अब तो ये मैं भगवान से पूछूंगा कि उसे मिल गया, व्हाई डिडंट यू गेट इट? तुम्हें क्यों नहीं मिला? तुम भी तो उनका प्यार है। तो वो ऐसे ही कर रही थी, भाई से मिल गया, बहुत खुशी हुई, तुम्हें तो मिलना चाहिए था। अरे मैंने कहा पर इसको तो संभालो भाई, मुझे मिलना चाहिए था। नहीं, बात की बात है। इस बार तो उनकी कही जो है वो सच हो गई। सच हो गई। उनके जुबान पे, जिह्वा पे सरस्वती थी उस वक्त, और जो कहा उसके बाद एक फ़ोन कॉल आया, उन्होंने कहा कि, मैंने कहा देख लीजिए आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई। मेरी, उनकी क्या, हम सबके ख्वाहिश पूरी हो गई। तो एक ही घर से, एक ही छत के नीचे से 2 कलाकार बाप बेटे बन के निकलते थे, और सेट पे जाते जाते कंपेटिटर्स हो जाते थे। कोई सीन भी साथ में है सर? एक सीन है साथ में। हाँ, वो थोड़ा लंबा सीन था, उसको काट दिया गया है, सुना, एडिट हुआ है थोड़ा, लेकिन है सीन, एक फ्रेम है जिसमें हम लोग हैं। अब कितना उसमें बचा है, कितना नहीं, हमें नहीं मालूम। कैसा रहा था वो सीन आपके लिए? बहुत बढ़िया। हमने कहा इसको आगे नहीं निकलने दूंगा। अच्छा, आपने अलका में एक ऐसा वक्त आता है जब आप, यू आर बोथ द फादर एंड द एक्टर एट द सेम टाइम। तो आप पिता भी हैं और एक्टर भी हैं। एक्टर में आपको ये संभाल के चलना है कोई मुझसे आगे ना निकले, तो ये दुविधा है। और पिता के तौर पे आप कहें कि ये मुझसे आगे निकले, इसे निकलना है, निकलना होगा, तो वो अपने आप में एक विरोधाभास है, एक डाइकोटमी है। लेकिन मजा उसमें, वो देख के ही समझ में। हाँ, मजा उसी में। हाँ जी, हाँ, देख के समझ में आएगा कि कौन किस पे भारी पड़ा। हालांकि उनका इंटरव्यू करने पे तो मुझे लगा कि मतलब आपके पूरे गुण जो हैं वो उनमें हैं। जी 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 जी, वही हमेशा कहता हूँ कि बाप पे बेटा, सिपाही पे घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा, ये कमबख्त थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा थोड़ा है ये। तो ये, हाँ, लोग कहते हैं कि इसकी आवाज़ आपसे मिलती है, आप बात करने का अंदाज़े बयां जो है, इसके अल्फाज जो इस्तेमाल करता है, वो सब कहीं ना कहीं सुनते सुनते मेरे ख्याल से वो हो जाता है जब आप साथ रहते हैं। और ख़ास तौर पे आप अगर कलाकार हैं, फ़नकार हैं, तो ये आपके क्रिएटिव जो एंटीनाज है हमेशा खड़े रहते हैं, और हमेशा आप एब्जॉर्ब करते रहते हैं ये सारी चीज़ें। सो आई एम सो हैप्पी, और मेहनत कर रहे हैं वो, और आगे अब देखें कौन सा रास्ता खुलता है उनके लिए। एक अभी आपने जिक्र किया अलका मैम का, तो हम अक्सर सुनते भी थे, जो ये वक्त रहा, इस दौरान आपको अध्ययन को भी संभालना था,
उनको काम नहीं मिल रहा था, कहीं ना कहीं वो भी परेशान होंगे, आप खुद बेटे की वजह से, पर उनको संभालना, अलका मैम को संभालना कितना मुश्किल रहा, पत्नी को संभालना कितना मुश्किल, क्योंकि वो ज्यादा इमोशनल थी। देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि पत्नी घर को संभालती है, और चूंकि औरतों में ज़्यादा ताकत होती है मर्दों से, मर्द टूट जाता है। मुझे मालूम है कि जब आयुष की बुरी खबर हमें जब मिली 1979, और अब चूँकि मेरे बाबूजी बहुत बड़े डॉक्टर थे और वो उनकी गोद में बैठा था, तो उन्होंने ऐसा फील किया कि उसका पेट थोड़ा बड़ा है। तो उन्होंने कहा कि भाई इसका लिवर थोड़ा सा बड़ा नज़र आ रहा है, इनलार्ज लिवर है, इसको बम्बई जाके चेकअप ज़रूर करवाना। तो हमने कहा थोड़ी बहुत कहीं कमी रह गई होगी खाने पीने में, या कुछ हो गया होगा, छोटा सा कोई इलनेस होगा, हम करा लेते। लेकिन वो उसका जब चेकअप हुआ तो पता नहीं चला कि वो लिवर इनलार्ज क्यों हुआ। तो उसकी गंभीरता का भी हमें एहसास नहीं हुआ, क्योंकि हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि वो बाद में उसकी ज़िंदगी ले लेगा। और फिर जब उसका डायग्नोसिस नहीं हो रहा था, तो हमें बाबूजी ने कहा कि इसका 2D एको कराओ हार्ट का। मैंने कहा हार्ट का क्यों कराऊं? बोले मुझे कह रहा हूं करो वो। और 2D, और ये पहली दफ़ा मैं किसी को बता रहा हूं, और वो 2D हार्ट का एको का जब रिपोर्ट्स आए, नतीजा आया, तो उसमें कुछ ऐसा लिखा था जो डॉक्टर ने मेरी तरफ ऐसी निगाहों से देखा कि वो निहायत मजबूर है ये बताने के लिए कि उसमें क्या है। और उसने एक और डॉक्टर का जो कार्डियोलॉजिस्ट थे उनका एक रेफरेंस दिया, बोला इनको आप जाके दिखाइए। उसके पहले क्या हुआ, मैं घर आया वो रिपोर्ट लेके, बाबूजी ने बोला पढ़ के बताओ क्या है उसमें। तो उसमें लिखा था लेफ्ट वेंट्रिकुलर EMF, एंडोमायोकार्डियोफाइब्रोलोस्टोसिस। मैंने जब वो पढ़ के सुनाया, उधर से बिल्कुल खामोशी छा गई, 1-2 मिनट तो कोई आवाज़ ही नहीं। तो मैंने कहा बाबूजी आप सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? और मुझे एहसास नहीं था कि EMF क्या होता है। उन्होंने कहा है अरे राम राम। मैंने कहा क्या हुआ? बोले बेटा बहुत बुरी बीमारी है। मैंने कहा बुरी? मेरा दिल तब बहुत बुरी तरह से धड़कने लगा था कि मुझे एक होने वाले एक त्रासदी का अंदेशा होने लगा था। मैंने कहा पहले हार्ट चेक कराने कहा, अब वो हार्ट के लिए कह रहे हैं बहुत बुरी बीमारी है, हे राम अब क्या होगा। खैर उसके बाद जब मैं कार्डियोलॉजिस्ट के पास जिस दिन गया हूँ ये रिपोर्ट लेके, अलका जी की बात निकली थी तो मैं अलका की बात कर रहा हूँ, तो मैं उनको साथ लेके गया था। कार्डियोलॉजिस्ट ने कहा, उनके पास रिपोर्ट पहले पहुंचा दी गई थी कि अलका जी आप बाहर बैठे और शेखर आप अंदर आए। ये सुन के मैं समझ गया कि कोई मैं बहुत बुरी खबर सुनने वाला, वरना वो पत्नी को क्यों बाहर बैठने के लिए कहेंगे। पूरी तरह से यकीन हो गया। मैं बहुत डरते सहमते संभलते ईश्वर का नाम लेते हुए धड़कते दिल से उनके सामने बैठा हूं, और वो मंजर मुझे अभी तक याद है, वो शब्द मुझे अभी तक याद है। उन्होंने कहा आई एम रियली सॉरी शेखर, बट देयर इज नो टाइम लेफ्ट।
ये सुनने के बाद मेरी आंखों के सामने बिल्कुल अंधेरा छा गया, बिल्कुल सन्नाटा, कानों में कोई आवाज आनी बंद हो गई। वो क्या कह रहे थे उसके बाद मैं रोने लगा, और रोते रोते मैंने फिर उनसे पूछा, डॉक्टर साहब हाउ लॉन्ग। आप समझ सकते हैं, पिता को उसके खूबसूरत छोटे बेटे के बारे में बताया जा रहा है कि अब उसके पास इतना ही वक्त, 10 साल का एक लड़का, फरिश्ते के जैसा, और तो उन्होंने कहा मैक्सिमम 8 मंथ्स। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, ऐसा लगा पूरी दुनिया ध्वंस हो गई, आसमान टूट के सर पे गिर गया। मुझे लगा मैं हार्ट अटैक से मर जाऊंगा। मैं बहुत रोया उनके सामने। उन्होंने कहा आप संभालिए अपने आप को। मैं जब दरवाजे से बाहर आया, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी, अलका देख के ही रोने लगी कि मैं कोई बहुत बुरी खबर लेके बाहर आया हूं। वो उस पल में हम कई बार मर गए, हम दोनों। और घर आके फिर उन्होंने रोना शुरू किया, हमने रोना शुरू किया। गाड़ी में रोते घर आए, रोते ही रहे शाम भर, रात भर, अगले कई दिनों तक सिर्फ रोते रहे। फिर जिस औरत की ताकत की बात कर रहा हूँ, फिर उन्होंने संभाला मुझे, उन्होंने ताकत बटोरी। फिर कहा कि बेटा घर पे अकेला, वो देखेगा तो उसके दिल पे बुरा असर पड़ेगा, वो समझ जाएगा कुछ ना कुछ बुरा हुआ। ये बच्चों के इंट्यूटिव पावर्स होते हैं, तो उसके सामने दिखाना नहीं। कोई ऐसा मंदिर, कोई मस्जिद, गुरुद्वारा, कोई संत फकीर, कोई ऐसा नहीं होगा, कोई मेडिसिन, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, होम्योपैथी, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में मैग्नेट थेरेपी, ये थेरेपी, वो थेरेपी, होम्योपैथी, जिसने जो कहा, जहां जाना था सब जगह गया। अमेरिका, उसको लंदन लेके गया, वहाँ सीलिया ओकले नाम की एक डॉक्टर थी जो इसकी स्पेशलिस्ट थी। अब आपको बता दूं कि ईएमएफ एक ऐसी बीमारी है जो अरबों में एक को होती है, अरबों में। हिंदुस्तान में शायद इसके 3 या 4 केसेस होंगे कुल, जहां तक मैं जानता हूं। और ये कोस्टल एरियाज में ज्यादा होते हैं, केरला साइड, यहाँ वहाँ, और साउथ अफ्रीका में ये होते हैं। ये हार्ट जो है वो फाइब्रोस कर जाता है, यानी उसमें जो पावर ऑफ इलास्टिसिटी है वो खत्म हो जाती है, इससे हार्ट ब्लड पंप नहीं कर पाता। और इसका कोई इलाज नहीं, कोई इलाज अभी तक नहीं। उसका एक ही इलाज, हार्ट ट्रांसप्लांट, जिस पर मैंने फिल्म बनाई थी हार्टलेस। वो इसी पे आधारित थी, बच्चे पे मेरे। आप समझ सकते हैं हमारी मजबूरी, हमारी लाचारी, हम कितने निराश हुए कि एक बेटा, पिताजी इतने बड़े डॉक्टर जिन्होंने करोड़ों लोगों की जान बचाई, वो अपने पोते की जान नहीं बचा पा रहे हैं। वी शोड हिम टू द बेस्ट ऑफ डॉक्टर्स इन द वर्ल्ड। जो हो सकता था मैंने कहा, हर मंदिर पे जाके सर पटका। बुद्धिज्म को हमने बीच में अपनाया, नम्य हो रेंगे क्यों, नम्य हो रेंगे क्यों बोलते गए। ग्रुप थेरेपी होती थी, लोग आते थे, साथ में गुनगुनाते थे, प्रार्थनाएं, दिन रात हम उसमें लगे रहे। लेकिन प्रारब्ध से कोई नहीं बचता, और चमत्कार नहीं होते, करिश्मा कोई नहीं होता, जो लिखा है वो होके होता है। बस ये है कि ईश्वर की कृपा से वो 8 महीने नहीं, वो 4 साल तक रहा। लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि हमारा दुख किस कदर बेइंतहा तौर पे कहां था, जिसे हम संभाल नहीं पा रहे थे, कि हर रोज ये जान करके ये एक दिन हम सबको छोड़ के चला जाएगा। मैं रात भर बैठा उसके सिर्फ चेहरे की तरफ देखा करता था कि एक दिन
ये हम सबको छोड़ के आयुष चला जाएगा, और वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। हम क्या करें, हम इतने मजबूर, इतने लाचार कि मैं आपको बता नहीं सकता। बस ये समझिए कि हमारा कलेजा फट चुका था। रोज मर रहे थे कहीं ना कहीं, मतलब क्योंकि रोज पता था रोज कि उसके बच्चा- साथ हम भी रोज मर रहे थे। और एक ऐसा वक्त था जब हम उसे शिरडी के साईं बाबा के पास ले गए, और अब तो वहाँ अलाउड भी नहीं है, पर उनके कदमों पे उनको बिठा दिया था। और मुझे कहीं ना कहीं लगा कि बाबा का आशीर्वाद जो है अब इसे मिलेगा, ये बचेगा, मिरेकल होगा। और हम ट्रांसप्लांट के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि उसमें बहुत ख़तरा है। उसमें ख़तरा ये है कि 50% चांस तो ये रहता है कि टेबल पे ही पेशेंट ख़त्म हो जाता है, या जिसका हार्ट ट्रांसप्लांट, तो वो रिस्क हम नहीं लेना चाहते थे। होने के बाद बड़ी बदतर ज़िंदगी हो जाती है, उसके बाद भी 10-20 साल के बाद वो चला जाता, तो दैट वाज नॉट एन ऑप्शन। ऑल्सो अमेरिका जाके वो इतना रहना, और उस वक्त का इतना खर्च, और इतना लंबा समय, खर्च तो हम बर्दाश्त कर लेते, कहीं ना कहीं से इंतज़ाम होता, लेकिन उतना लंबा समय हमारे पास था नहीं उसको लेके। कब वो हार्ट मिलेगा, और उसमें बड़ी परेशानियाँ थी उस वक्त। तो आज तक शायद कभी ऐसा नहीं हुआ होगा, ये बहुत कम हुआ होगा। हम इस कगार पे आ गए जहां अब लक्षण नज़र आने लगे उसके कि अब ज़्यादा वक्त नहीं है, और उसकी वो हालत हमसे देखी नहीं गई। सैवी वुमन बनी थी अलका, इस बात पे कि वो पहली शायद माँ होंगी जिन्होंने ये प्रार्थना की कि अब मेरे बच्चे को उठा लो, मुझे इसका दुख अब नहीं देखा जाता। पेन इतना बढ़ गया था, इतना ज़्यादा वो पेन में आ गया, उसका पेट बढ़ गया, पानी, वाटर रिटेंशन हो गया, लिवर वॉज कॉन्स्टेंटली फेलिंग, उसको लैसेक्स दिया जा रहा था, और फ्लूइड को बाहर निकालने के लिए, और थोड़ा सा ब्रेन फंक्शन थोड़ा सा गड़बड़ होने लगा, मैंने वो चीज़ें देखने लगा, कुछ हेलुसिनेशंस होने लगे उसको, और एकदम दुबला, मतलब जो इतना खूबसूरत बच्चा था उसको, मतलब आप देख नहीं सकते थे। मुझे मालूम है, मुझे याद है एक दिन कोई दोस्त मेरे घर आया, उसने देखा आयुष को, बोला ओ माय गॉड, ओ माय गॉड शेखर, इसको, इस बच्चे को क्या हो गया। और वो जब मैंने हालत देखी कि जब वो अपने ईश्वर के करीब जा रहा था, तो मेरी पत्नी ने प्रार्थना की कि भगवान इसको उठा लो, अब इसका दुख देखा नहीं जाता। और वो दिन आया जब उसे अस्पताल में हमें भर्ती कराना पड़ा, और फिर वो सारी डॉक्टर जवाब दे दिए, और मैं अपने हाथों में उसे लेके, वो बिल्कुल निढाल निर्जीव पड़ा था, चला गया था हमें छोड़कर। मैं उसके साथ ही लेटा रहा, उसके शरीर के साथ पूरी रात, पूरा दिन, और बहुत रोया, बहुत रोया। वो भी बहुत रोई, लेकिन फिर उन्होंने संभाला अपने आप को। और वो दृश्य आंखों के सामने से जाता ही नहीं जब वो बर्फ़ की सिल्ली पे लेटा था। और इससे बड़ी ट्रेजेडी, इससे बड़ा दुख पिता और माता के लिए क्या है जब वो अपने बच्चे को, जब उनको कंधा देना पड़े, पिता के लिए अपने बच्चे को कंधा देना पड़े, मुखाग्नि, और वो उसे अग्नि देनी पड़ी, और चारों तरफ चिता के घूमना पड़े। बड़ा ही दर्दनाक, बहुत दर्दनाक। वो दर्द हमने सोचा था आने वाले वक्त में, चूंकि वक्त घाव भर देता है, वो लेकिन कल का जो दिन रहा, जी जी माफ कीजिए, मैं
ये कौन है? हमने कहा ये हमारा बच्चा है। और शादी हो बच्चा भी? और तुम ये बोले 1 सेकंड शूटिंग रोकिए सब लोग, ये देखिए बच्चों ने मिलकर बच्चा पैदा किया। मैं और ये सीन किया, रोए हैं बैठ के सड़कों के किनारे लोगों ने, क्या हुआ क्या भाई, कौन सा हादसा हो गया कि दोनों रो रहे हैं। तो मैं ये कह रहा था कि खामखा मैंने घर में कंपटीशन तैयार कर लिया है। ये प्रतिस्पर्धा ठीक बात नहीं है, चैरिटी बिगिंस एट होम बट कंपटीशन